जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जोड़ लीजिए सभी मित्रों को। आज कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें हिंदी की आपकी क्लास आज है। मैथ की क्लास आज नहीं होगी। हिंदी की क्लास है जिसमें आपको अलंकार पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अलंकार 9th 10th 11th और 12th सभी कक्षाओं में है। तो 9th में थोड़े कम है, 10th में थोड़े उससे ज़्यादा हैं, 11th में उससे भी ज़्यादा हैं और 12th में सभी अलंकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12th तक का पूरा करा देंगे। आप लोग चाहे 9th के हों, चाहे 10th के, चाहे 11th के या 12th के, आप पूरे नोट्स बना लेंगे और 9th में जितना सिलेबस है उतना आप अपने नोट्स में पढ़ेंगे और 12th वाला पूरा पढ़ेगा। उस हिसाब से अपने 10th और 11th वाले भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चों में और कह देंगे आज स्पेशल क्लास है। ठीक है, अलंकार स्पेशल क्लास है और अलंकार पहचानने की लास्ट में एक शानदार ट्रिक आपको बता देंगे सभी अलंकार के बारे में कि आपको कैसे पहचान करनी है। यदि कोई वाक्य लिखा है तो आप कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। बार बार आपको कोई अन्य वीडियो नहीं देखनी है और अन्य कभी भी ये टॉपिक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 नैनो सेकेंड में आंसर पहचान लेंगे। अगर वो ट्रिक आपके समझ आ गई, आपने अपने दिमाग में रख ली कि हाँ ऐसे पहचानना है, तो आप 1 नैनो सेकेंड में आंसर पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर देंगे वीडियो और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अब हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं तो हमें अलंकार जो ये शब्द लिखा हुआ है इसका हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। तो अलंकार का क्या अर्थ होता है? देखिए, अलंकार का संधि विच्छेद। किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए हम उसका संधि विच्छेद करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित करते हैं जिसका कोई अपना अर्थ हो। ठीक है, अब अलम का क्या अर्थ होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण। ये लिख लेंगे। ठीक है, अलम प्लस कार अलंकार लिख लेंगे और अलम का अर्थ होता है आभूषण, ये भी लिख लेंगे इसके नीचे। ठीक है, आभूषण। आभूषण क्या होता है? गहने। गहने क्या काम होता है गहनों का? किसी की सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे कोई पहनता है, अब जैसे अंगूठी है, आप पहन लो तो आपके हाथ की सुंदरता बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अलंकार ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अलम का अर्थ हो गया आभूषण, कार का अर्थ हो गया, क्या हो गया कार का अर्थ? करने वाला, आभूषण धारण करने वाला, अलंकार। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। परिभाषा क्या होगी इसकी? अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वही बताया ना। अब जैसे आभूषण है, आभूषण कोई धारण करेगा तो उसकी शोभा बढ़ेगी कि नहीं, इसीलिए आभूषण बनवाए जाते हैं। और अलंकार क्या है? ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य जो हम पढ़ते हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। पद्य को क्या बोलते हैं? काव्य। ठीक है, तो उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा अभी तक वो मुझे नहीं पता। आप ये वाली वीडियो फुल देख लें, आपका पूरा फुल्ली क्लियर हो जाएगा एक बार में, और एक बार ही आप नोट्स बना लें। ठीक है, और शेयर भी करते चलें वीडियो, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ हो। ठीक है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। देखिए, या तो ये परिभाषा लिख दीजिए। ये वाली परिभाषा दी है केशव दास जी ने। ठीक है, ये वाली परिभाषा ऑफिशियल है और ये वाली दी है केशव दास जी ने। क्या है इनकी परिभाषा? अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ठीक है, अब आइए भेद देखते हैं अलंकार के। अब अलंकार है तो इसके भेद भी होंगे। कितने भेद हैं अलंकार के? अलंकार के टोटल 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य इसमें होते हैं, मुख्य भेद होते हैं इसमें कितने? मुख्य भेद की अगर बात करें तो इसमें 2 मुख्य भेद होते हैं, लेकिन आपके में क्या है, आपको कुल भेद बताने हैं। इस पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग कि मुख्य पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, 3 भेद होते हैं अलंकार के। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या? शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? इस पीडीएफ में लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। शब्दालंकार होते हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, 5 कौन कौन से होते हैं? देखिए सुनिए।
आपको वीडियो भी देखना है और मेरी बातें भी सुननी है। अब क्या सुनना है इसमें, 5 कौन कौन से होते हैं आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और बीप्सा। कौन कौन से 5 अलंकार होते हैं जो शब्दालंकार होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और बीप्सा। ठीक है, ये धीरे धीरे आते जाएंगे, एक बार आप लोग लिख लेंगे साइड में कि ये 5 होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और बीप्सा अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार 5 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे हम लोग अनुप्रास अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार का पहला पार्ट है अनुप्रास अलंकार। चलिए पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार में? जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पे क्या लिखा है, महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है, किस पे ध्यान देना है? यहाँ पे लिखा है जब एक ही वर्ड की आवृत्ति, ठीक है, वर्ड की आवृत्ति ना कि शब्द की, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, वर्ड की आवृत्ति देखेंगे, शब्द होता है मतलब जैसे ये आवृत्ति लिखा हुआ है ये पूरा शब्द है, अब इसमें वर्ड क्या है? आ। ठीक है, तो हमें किसकी आवृत्ति देखनी है? वर्ड की। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझते हुए पढ़ेंगे, आपका पूरा क्लियर होता जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होगी वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैं बोलूँगा वो आप लिख लेना। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाये। तरिन का ता देखिए, तनुजा का ता देखिए, तट का ता देखिए, तमाल का ता देखिए। अब देखिए जो ता वर्ड है यहाँ पे ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरवर का देखिए ता, ठीक है, बार बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल देने के बाद। देखिए पहले आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, अगर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल आप यही वाला याद कर लेंगे, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाये। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ, ऐसे करके लिख देंगे और अभी आप नोट्स में भी लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई है? चा वर्ड की। देखिए चारों की में आया चा, चंद्र में आया चा, ठीक है, चंचल में चा आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में रा। ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आप सीख गए। अनुप्रास अलंकार क्या है? जिसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, मतलब एक ही वर्ड बार बार आए, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल 3 बता दिए आपको, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाये। दूसरा एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? रघुपति राघव राजा राम। आप 2 एग्जाम्पल अपनी बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे अगर आएगा अनुप्रास अलंकार तो। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं और एग्जाम्पल बताऊं, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे लिख के डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर लिंक पिन कर दिया गया है। आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार तो सभी क्लास में है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी, 12th में भी। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। देखिए शब्दालंकार हमने पढ़ा, शब्दालंकार कितने भेद बताए मैंने? 5। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, बीप्सा। ठीक है, अनुप्रास हम पढ़ चुके हैं। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन कौन से? 6 का अनुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आपको नहीं याद करने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार में हमने अनुप्रास पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। ठीक है, अब यमक के बारे में पॉइंट देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या है अनुप्रास अलंकार? देखिए अनुप्रास पढ़ चुके हैं, अब यमक पढ़ेंगे। यमक में क्या है? जहाँ पर 2 समान शब्द आएँ,
क्या है? शब्द। वहाँ पे क्या था? वर्ड की आवृत्ति हो रही थी बार बार। यहाँ पर क्या है? शब्द। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है प्रत्येक में। शब्द आएंगे बार बार, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। क्या कह रहा है ये? कि शब्द जो है वो जो जो दो शब्द हैं, मान लो कोई भी दो या दो से अधिक शब्द हैं, वो समान शब्द होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे। समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। शब्द तो समान होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे पढ़ेंगे, ये पहला एग्जाम्पल दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। अब जैसे यहाँ पे घटा शब्द है, दो बार है, समान शब्द है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? एक तो देखो, घटा किसे कहते हैं? घटा कहते हैं बादल को। काली घटा मतलब काले बादल। ठीक है, लिख लेंगे बादल को। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। घटा, और इस घटा का क्या अर्थ है? कम होना। क्या है? कम होना। तो देख रहे हो, यहाँ पे देखो दो समान शब्द आए हैं, घटा और घटा, लेकिन दोनों के अर्थ वाक्य में अलग अलग हैं। क्या है? काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ है बादल और एक का है कम होना। अब कैसे लिखेंगे आप? जैसे यमक अलंकार आपके में पूछा गया कि यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका एक एग्जाम्पल लिखिए, यही पूछा जाएगा आपके में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा जो कि 2 नंबर का होगा। 2 नंबर के लिए आप पूरा थोड़ी ना पढ़ेंगे, तो आपको समझते हुए चलना है। ये तो आप डेफिनेशन ये वाली लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जहाँ पर दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? एक एग्जाम्पल लिख देंगे, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे उसके नीचे? कि उपयुक्त पंक्तियों में घटा शब्द 2 बार आया है, जो कि समान शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो ऐसे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, और सुनते रहेंगे एक एक बात ध्यान से। अगर समझना है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो अभी फिर से मैं समझा दूंगा। फिर भी ना है समझ में तो बता देना, सर को बता देना एक बार, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है? सजना जो देख रहे हो, सजना शब्द ये जो है 2 बार आया है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? एक सजना का अर्थ है श्रृंगार। ठीक है, सजना संवरना क्या होता है? श्रृंगार, श्रृंगार करना। और एक सजना का क्या अर्थ है? प्रियतम या पति। ठीक है, प्रियतम या पति। एक का अर्थ हो गया श्रृंगार, लिख लेंगे। एक सजना का अर्थ है श्रृंगार और एक का क्या अर्थ है? प्रियतम या पति। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हो गए इसके। ठीक है, यदि और लिखने हैं तो और मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर बता दूंगा। 2 एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत हैं। आपको 2 ही याद करने हैं जो सिंपल सिंपल हैं, वही मैं बता रहा हूँ, आपको नंबर पूरे मिलेंगे लेकिन। ठीक है, यमक अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। शब्द अलंकार चल रहे हैं, मैंने 5 भेद बताए हैं, उसमें से यमक अलंकार भी करा दिया और अनुप्रास भी करा दिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है श्लेष अलंकार की। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना। अब ये क्या अर्थ है? जहाँ पर शब्द एक हो और उसके अर्थ जो है अनेक होंगे। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे आप। क्या परिभाषा लिखेंगे? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ पर शब्द एक होता है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ जो है अनेक होंगे, एक से ज़्यादा अर्थ होंगे। ठीक है, और यमक में क्या था? शब्द तो 2 शब्द आएंगे समान लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए ये यहाँ से शुरू है एग्जाम्पल। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे सुबरन का क्या अर्थ है? सुबरन का अर्थ है सोना, सोने से अर्थ है। ठीक है, अच्छे शब्द। ठीक है, और एक है रूप रंग। सुबरन को कौन कौन ढूंढत फिरत? कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। और यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो यहाँ पे लाल का क्या अर्थ है? यहाँ पे लाल शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं। क्या क्या हैं? एक है बच्चा,
बच्चा लाल को कहते हैं, जैसे मेरा लाल कहाँ है, ठीक है, ऐसे भी तो है। और एक लाल का अर्थ होता है रत्न। क्या होता है? रत्न। ठीक है, रत्न भी होता है। तो दो यहाँ पे एग्जाम्पल श्लेष अलंकार के बता दिए। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, सुबरन का क्या अर्थ है? रूप रंग सोना और अच्छे शब्द। कवि जो है अच्छे शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी है रूप रंग ढूंढता है, और चोर क्या ढूंढता है? सोना ढूंढता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल बता दिए श्लेष के। ठीक है, कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे लिख दिया प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो इसमें कहेंगे कि यहाँ पे लाल शब्द जो दिया गया है इसके अनेक अर्थ हैं। कितने? दो अर्थ हैं। कौन कौन से? एक लाल का अर्थ है बच्चा और एक लाल का अर्थ है रत्न। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है पांचों में से। अब तीन हमारे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब कौन सा है? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार पढ़ेंगे। क्या है? जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति, मतलब शब्द की मतलब पुनरावृत्ति हो, मतलब बार बार आए। अत्यंत, लेकिन आएंगे कैसे? अत्यंत आदर के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? वीप्सा अलंकार होगा। ठीक है, अब जैसे पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल बिल्कुल सरल होते हैं, शब्द रिपीट होते हैं इसमें, लेकिन अत्यंत आदर के साथ। जैसे पहला एग्जाम्पल है हरे हरे। अब हरे हरे बोलोगे, अत्यंत आदर के साथ बोलोगे ना, ये तो स्पीड में तो नहीं बोल देंगे हरे 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 हरे, ऐसे तो नहीं, हरे हरे। ठीक है, राम राम। ठीक है, अगला क्या है? हर हर महादेव। अगला क्या है? राधे राधे। और अगला क्या है? शिव शिव कहते हो क्या। ठीक है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, शिव शिव कहते हो क्या। फिर उसमें बता देना कि शिव शिव जो कि अत्यंत आदर के साथ शब्दों की इसमें पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इसमें वीप्सा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। इसके एग्जाम्पल नहीं इसमें लिखे हैं, लेकिन मैं बोल दूंगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, मैं बोलूँगा आप लिख लेंगे एक बार। ठीक है, धीरे धीरे बोलूँगा, आप लिख लेना। ठीक है, क्लास को शेयर भी कर दो। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, और भी जोड़ लो। आज तो 12th तक क्लास चल रही है, फिर भी इतने कम। वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। पांचवा अलंकार है शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार। मैंने 5 बताए हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वीप्सा, और ये लास्ट है वक्रोक्ति। उसके बाद हमारा अर्थ अलंकार शुरू हो जाएगा। अलंकार के 3 भेद बताए थे, शब्द अलंकार के 5 भेद हैं। ठीक है, तो पांचवा वक्रोक्ति अलंकार क्या है? इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले। ठीक है, अर्थात कोई अर्थ ना निकाले। अब समझिए इसको। वक्ता मतलब बोलने वाला। जैसे आप हो, किसी को बोल रहे हो, ठीक है, आपने कोई बात बोली अपने दोस्त को, लेकिन उसने उस बात को उल्टा समझ लिया। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब लेकिन आपके लिखने की भाषा ये होनी चाहिए, जब वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, मतलब जब वक्ता की बात को श्रोता मतलब सुनने वाला उल्टा समझ ले, वहाँ पे क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, वक्ता माने बोलने वाला और श्रोता माने सुनने वाला। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, मान लीजिए वक्ता ने बोला है, एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कौन तुम, कौन तुम, ये लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे कौन तुम। ठीक है, उसके आगे लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख रहे हो कॉपी पे, लिखते चलना। तो उत्तर क्या मिला? मैं घनश्याम। तो वक्ता ने क्या बोला? तो बरसों कित जाए। ठीक है, मैं लिख के डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, इसमें टाइप नहीं हुए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे या फिर फ़ोटो खींच के डाल दूंगा। ठीक है, कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए। ठीक है, घनश्याम का अर्थ क्या है? यहाँ पे घनश्याम के अर्थ 2 हैं। घन का अर्थ होता है बादल और श्याम का अर्थ होता है काले। ठीक है, तो वक्ता ने क्या समझ लिया? उसे बादल समझ लिया, काले बादल। लेकिन घनश्याम यहाँ पर क्या है? एक इंसान है। कौन तुम, मैं घनश्याम। ठीक है, उसने बोला कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन क्या वक्ता ने क्या समझ लिया? काले बादल। तो उसने क्या बोल दिया कि तो बरसों कहीं जाकर। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। दूसरा है कौन द्वार पर। ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कौन द्वार पर। ठीक है, तो क्या जवाब मिला? राधे मैं हरी। ठीक है,
हरि का क्या अर्थ होता है? बंदर भी होता है। हरि के बहुत अर्थ होते हैं, यदि आपने पर्यायवाची पढ़ी हो तो। हरि का अर्थ होता है एक बंदर, ठीक है। तो क्या जवाब दिया वक्ता ने? क्या बानर का यहाँ क्या काम, ठीक है। मैं इसके एग्जाम्पल लिख के डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। यदि आपने लिख लिए हैं मैंने बोले तो बहुत अच्छी बात है। अब अर्थालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार पूरे हो गए और अर्थालंकार देखेंगे। वहाँ पे वर्ड के आधार पे चमत्कार उत्पन्न हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है। ठीक है, अर्थालंकार। अब यहाँ पे अर्थालंकार कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार कितने भेद थे? बताएं कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए कितने भेद थे। मैं उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ, बताएं सभी लोग। शब्दालंकार के थे 5 भेद, ठीक है। अर्थालंकार कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 भेद हैं किसके? अर्थालंकार के। आइए पढ़ते हैं पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? आइए देखते हैं। उपमा अलंकार देखेंगे, वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उपमा अलंकार कहलाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। यहाँ पे उमेय नहीं उपमेय लिखा है, ठीक है। ये वाला लिख लेंगे इसकी जगह पे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उपमा अलंकार कहलाता है। आइए समझते हैं क्या उपमेय है, क्या उपमान है। अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, उपमा अलंकार में होती हैं कुल 4 अंग होते हैं उपमा के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है समान धर्म। अब समझिए, उपमेय क्या होता है? जिसकी भी तुलना होती है, ठीक है, वो होता है उपमेय। कैसे याद करेंगे? उपमेय जिसकी तुलना हो, ठीक है, जिसकी तुलना हो वो क्या हुआ? उपमेय। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना होती है, ठीक है, जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना हो वो क्या होता है? उपमान। उपमेय जिसकी तुलना हो और उपमान जिससे तुलना हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है झील सी गहरी आँखें, किसकी तुलना हो रही है? आँखों की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? झील से हो रही है। तो आँखें क्या हो गई? उपमेय हो गई। जिसकी तुलना होती है वो होता है उपमेय और जिससे तुलना होती है किससे हो रही है? झील से हो रही है। तो ये क्या हुआ? उपमान। जिससे तुलना होती है वो होता है उपमान और जिसकी तुलना होती है उसे बोलते हैं उपमेय। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब आप नोट करते चलेंगे। डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन क्या है? वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से होती है। तो देखिए, उपमेय की तुलना हो रही है उपमान से, ठीक है। जिसकी तुलना होती है, किसकी तुलना हो रही है? आँखों की तुलना। किससे? झील से। तो जिसकी तुलना, उपमेय की तुलना जो है उपमान से हो जाए वहीं पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो वाचक शब्द देखेंगे। वाचक शब्द क्या होते हैं? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं बता दे रहा हूँ, वही उपमा अलंकार में प्रयोग होते हैं। जैसे सा, सी, से, जैसे, सरे, सम, समान। अब देखिए यहाँ पे झील सी, ठीक है, ये सी आया ना, तो ये क्या है? ये वाचक शब्द है। ये हो गया आपका झील। देखिए, जिसकी तुलना हो रही है वो तो हो गया उपमेय, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और झील जिससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है? झील से, तो ये हो गया उपमान, ठीक है। वाचक शब्द क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया सी, ठीक है। समान धर्म क्या होता है? जो गुण उपमेय उपमान में समान हो। अब क्या समान है? आंखें भी गहरी हैं, झील भी गहरी है, यही कह रहा है। तो गहरी क्या हो गया? ये हो गया समान धर्म। और जब ये जो चारों जो बातें हैं ये किसी भी वाक्य में मिल जाती हैं तो उसे बोलते हैं पूर्णोपमा, ठीक है। पूर्णोपमा अलंकार उसे बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। वाचक शब्द लिख लेंगे एक बार कि वाचक शब्द ये वाले अगर मिल जाएं अगर किसी वाक्य में तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? उसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और समान धर्म, जो गुण दोनों में समान होते हैं उसे बोलते हैं समान धर्म, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक तो यहीं पे हो गया, झील सी गहरी आँखें, झील सी गहरी आँखें, ये भी लिख लेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पे समझाने के लिए हो गया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल और देखेंगे। उपमेय उपमान मैं समझता हूँ आपके क्लियर हो गए होंगे, यदि नहीं हुए हैं तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ठीक है। वाचक शब्द आपको अगर पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, यदि उपमा अलंकार है तो कैसे है, यहाँ पे देखिए वाचक शब्द में अभी मैंने बताया सरिस भी आता है। देखिए सरिस दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे सरिस आ गया तो आप सीधा टिक कर सकते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ठीक है। पीपर पात, पीपल का पत्ता, ठीक है। पीपल के पत्ते जैसा मंडोला, कैसे देखेंगे। पीपर पात किसकी तुलना हो रही है, किसकी तुलना हो रही है बताएंगे। जिसकी तुलना होती है उसे बोलते हैं उपमेय। किसकी तुलना हो रही है, पीपर पात की, ठीक है। किससे हो रही है, मन से हो रही है, ठीक है। किससे हो रही है, मन से हो रही है। उपमान हो गया मन, और पीपर पात क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, मुख चंद्र के समान है। किसके समान है, मुख जो है चंद्र के समान है। अब किसकी तुलना हो रही है, मुख की हो रही है तुलना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपमेय। आपको यही चीज़ें पहचान नहीं है कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा था, डेफिनेशन में लिखा था वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से होती है। तो उपमेय की तुलना देखना सभी एग्जाम्पल में उपमान से हो रही है। तो उपमेय की तुलना यहाँ पे चंद्रमा क्या है, मुख चंद्रमा के समान है। किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो क्या हो गया, ये हो गया उपमान। चंद्रमा क्या हो गया, ये हो गया उपमान। तो मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। उम्मीद है समझ में आए होंगे। 3 एग्जाम्पल हो गए, एक छील सी गहरी आँख है, पीपर पास सरिस मंडोला, और मुख चंद्रमा के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रूपक अलंकार। क्या देखेंगे, रूपक अलंकार देखते चलेंगे। देखिए पहला हो गया उपमा अलंकार, अब रूपक अलंकार देखेंगे, पढ़ते हैं। देखो रूपक अलंकार पहचानने की कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, और लास्ट में तो ट्रिक्स का भंडार है, जो कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, और जो भी ये अर्थालंकार है वो सब आप पहचानने लगेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि हमें पढ़ना तो है ही, एक बार पढ़ लेंगे फिर करने के लिए तो सब करते हैं, ठीक है। जब उपमेय, उमेय लिखा है यहाँ पे लिख लेंगे क्या, उपमेय। जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जानते हैं कैसा होता है, योजक चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है, डैश करके जो होता है ये होता है वो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही पहचान सकते हैं आप, जब योजक चिन्ह कहीं किसी भी एग्जाम्पल में मिल जाए वहाँ पे आप लगा दें कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है। चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, मतलब बिल्कुल मिला दिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। आप डेफिनेशन में लिखेंगे कहाँ से, जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उपमेय में उपमान का अभेद या भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जलता है यह जीवन पतंग। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या, योजक चिन्ह आ गया, जीवन पतंग के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे हो गया रूपक अलंकार। आप एग्जाम्पल याद कर लेंगे, जलता है यह जीवन पतंग। और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि आप एग्जाम में भी लिखेंगे, यदि आता है रूपक अलंकार तो आप लिखेंगे, क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण और कमल के बीच में क्या है, अभेद आरोप है, ठीक है, जो कि उपमेय और उपमान को समान कर रहा है, और बीच में योजक चिन्ह भी आ गया, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक एग्जाम्पल और लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखिए चंद्र और खिलौना जो है ये उपमेय उपमान है, ठीक है। इनके बीच में योजक चिन्ह भी है। योजक चिन्ह मैंने अभी बताया, डैश वाला जो चिन्ह होता है ये होता है योजक चिन्ह, ओके, ध्यान रखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है, चंद्र और खिलौना, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया, यहाँ पर पहचान नहीं पाओगे, अभेद आरोप है, ठीक है। तो ये हो गया रूपक अलंकार, खत्म हो गया। अब अर्थ अलंकार में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक रूपक अलंकार पढ़ चुके हैं, एक उपमा। अब किसकी बारी है, उत्प्रेक्षा अलंकार की।
ठीक है, ये तीसरा है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन कौन से, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक बार शेयर कर देंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, पढ़ाया जाए आगे या नहीं, बताएंगे क्लास आ रही समझ में। ठीक है, लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद अच्छी सी कोई कमेंट कर देना, जिससे मुझे भी लगे हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आगे ऐसी स्पेशल क्लास है, अब जैसे आज आ गई अलंकार की क्लास, वैसे ही अगली क्लास हम रस की ले आएंगे, छंद की ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे पूरा कवर करा देंगे जो भी ग्रामर में भी, और उधर गद्य तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अभी क्लास नहीं आ पाई बीच में, लेकिन क्लास तो आएंगी, उसमें 10th क्लास की चली रही है हिंदी। ठीक है, तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी तो हम यहीं पे बिल्कुल फ्री में कवर करा देंगे, बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, अब देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे, बातें बहुत हो गई, चलिए। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक हौले नहीं, यहाँ पे होगा होने, लिख लेंगे इसकी जगह पे, एक होने की संभावना, एक होने की संभावना की जाए। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण, देखिए रूपक में क्या था, अभेद आरोप था, लेकिन एक होने की संभावना वहाँ पे नहीं की गई। ठीक है, एक कर दिया जाए या फिर उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, उपमेय उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए, अर्थात उपमेय की कल्पना की जाए, उपमान की कल्पना की जाए। पहचानने की क्या ट्रिक है इसमें, देखिए इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल में आएगा मनु, जानो, जनु, जनेहू, जनेहू। ठीक है, ये सब आएंगे। ठीक है, एक आएगा जानो, जनु, मानो, मनु। ठीक है, ये सब आते हैं शब्द किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल पहला दिया गया है, कहती हुई यूं उतरा के नेत्र गए। ये वाला याद नहीं करेंगे आप लोग, आपके समझ में नहीं आया, ये वाला छोड़ देंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो बिल्कुल सरल है वही मैं बताऊंगा। देखो ये वाला लिखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल आप में, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखेंगे, मानो कला निधि। अब देखिए यहाँ पे मानो आ गया। ठीक है, मानो आ गया, तो मानो मैंने अभी बताया, जहाँ में मानो, मनहु, जानो, जनहु, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, मानो, मनहु, जानो, जनहु। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है मानो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैंने पहले ही बोला, मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु, मनहु, जनहु। ठीक है, ये सब आ जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया है, मानो कलानिधि झाल मले कालिंदी के नीर। कालिंदी को क्या होता है, यमुना होती है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक है, और एक और लिख लेंगे, एक मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखेंगे, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण माने क्या होता है, लाल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके दो एग्जाम्पल, एक ये वाला लिख लेंगे, मानो कलानिधि झाल मले कालिंदी के नीर, दूसरा सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का खड़ा हो। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए संदेह अलंकार भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ये अर्थ अलंकार तो हो गए 3 प्रकार, अन्य अलंकार भी देख लेंगे एक बार। संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार अब स्पीड में पढ़ेंगे, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बोर नहीं होना है, डटे रहना है। चलिए एग्जाम्पल क्या है, सादृश्यता की वजह से जिन चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे होगा संदेह अलंकार। अब इसकी भी पहचान है, क्या पहचान है, इसमें आ जाएगा या, अथवा, कैदों, किंवा। ठीक है, ये सब आ जाए, वहाँ पे क्या होगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। क्या है इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया गया, यह काया है या शेष उसकी उसी की छाया। काया क्या होता है, शरीर का ढांचा। ठीक है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब संदेह है कि यह काया है या उसकी छाया है, मतलब या शरीर है या उसकी छाया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, विरह है अथवा वरदान। ठीक है,
ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल विरह अथवा वरदान। तो अथवा आ गया यहाँ पे या आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे संदेह अलंकार हो गया। पहचानने की ट्रिक भी बता दी, एग्जाम्पल आपको बिल्कुल इजी बता दे रहे हैं। तो आप यही एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर नहीं बना रहे हैं तो शुरू से वीडियो देखना और नोट्स बना लेना, ठीक है। ऐसा मैं पूरे यूट्यूब पे बता रहा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल है। ये ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, या आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो संदेह अलंकार हो गया। अगला देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांतिमान और संदेह में बच्चा बहुत ही उलझ जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल और याद कर लेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत फेमस होता है। कौन सा वाला? एक लिख लेंगे, आपने भी सुना होगा, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब संदेह है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। और लिख लेंगे, एक और लिख लेंगे मेरी तरफ से, सूर्य है या लाल गेंद। संदेह है, सूर्य है या लाल गेंद है। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया आपका संदेह अलंकार। आगे देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन संदेह अलंकार मैंने समझा दिया, अब भ्रांतिमान भी समझ लेंगे। ठीक है, क्या है? उपमेय में उपमान, उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति हो, मतलब निश्चय हो जाए उपमान में उपमेय की स्थिति। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे दौड़ता है, मतलब यहाँ पर संदेह नहीं है उसे। ठीक है, संदेह नहीं है उसे कि इसने, यहाँ पे क्या है, इसने निश्चय कर लिया है कि चंद्र समझकर, कि उसने चंद्र ही उसे समझ लिया है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? अब जैसे वहाँ पे था सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि वो समझ ही नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है? चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो उसे चंद्र समझ चुका है, मतलब निश्चय कर चुका है। यही इसकी डेफिनेशन। उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और ये एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखा है, लेकिन इतना ही सही है, ये इतना ही होगा। खैर पूरा नहीं, इतना ही, पूरी लाइन मुझे याद थी लेकिन इतना ही सही है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया भ्रांतिमान का, दो एग्जाम्पल बहुत हैं। पाए महावर दैन को नाइन बैठिया है। ठीक है, पूरा तो ये होता है, मैं बता दे रहा हूँ। पाए महावर दैन को नाइन बैठिया है, फिर बैठी महावरी एड़ी मीड़त जाए। ठीक है, लेकिन आप इतना ही लिख देंगे। ठीक है, पाए महावर दैन को नाइन बैठिया है, नंबर आपको पूरा मिलेगा, एक एग्जाम्पल लिखने का और एक डेफिनेशन लिखने का। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार, पढ़ेंगे से। जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, मतलब वास्तविक विरोध नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध का आभास होगा। जैसे एग्जाम्पल भी इसके गजब हैं, देखेंगे। पहला दिया गया, मोहब्बत एक धीमा जहर है। ठीक है, अब वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है। क्या आभास हो रहा है? मोहब्बत एक धीमा जहर है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप ये वाला लिख सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर ये वाला लिख सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब कैसे विरोध हो रहा है? श्याम बाने अभी मैंने क्या बताया था पीछे, काला। ठीक है, अब क्या है? ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे उजाला होए। अब यहाँ पे विरोध हो रहा है कि नहीं? विरोध का आभास हो रहा है। वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चले मेरे कहने से, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। बिल्कुल नंबर आपके दो इससे क्लियर हो जाएंगे। क्लास लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन सभी अलंकार क्लियर कर दिए जा रहे हैं 12th तक। ठीक है, अब अपने आप लोग जो 9th का बच्चा है वो भी 12th तक बना ले, बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम रस भी पढ़ाएंगे और छंद भी पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा सब। एक बार ग्रामर पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे कि 9th में अलग पढ़ेंगे, 10th में अलग, 11th में अलग, 12th में अलग। जो बच्चा 9th में है वो मैं बता दे रहा, अभी ग्रामर पढ़ लेगा, वही ग्रामर आपका 12th तक चलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। निर्जीव को सजीव की तरफ पेश किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होगा।
कैसा अलंकार होगा? मानवीकरण। जब निर्जीव कोई चीज़ है उसे सजीव की तरह पेश करोगे तो उसमें मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे हंसती हुई हवा, अब बताइए हवा हंसती है कहीं? हवा निर्जीव होती है, ठीक है, तो हंसती हुई हवा, ठीक है, या फिर हंसती हुई आग, आग भी निर्जीव होती है। तो क्या हुआ यहाँ पे? मानवीकरण अलंकार हुआ। एक निर्जीव चीज को सजीव के रूप में दिखाओगे तो मानवीकरण अलंकार, ठीक है। दूसरा क्या है? संध्या धनामाल सी सुंदर, ठीक है, ये है यमुना जी गुनगुना रही हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, यमुना जी गुनगुनाती हैं कहीं, तो यहाँ पे सजीव की तरह पेश किया जा रहा है कि नहीं? तो निर्जीव को, निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो, सजीव मतलब जिसमें जान हो, ठीक है। यमुना जी गुनगुना रही हैं, तो अगला एग्जाम्पल क्या? रोता हुआ आसमान, आसमान कहीं रोता है तो सजीव की तरह पेश किया जा रहा है, इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार है। दुखी ताजमहल, दुखी ताजमहल हो सकता है, ताजमहल निर्जीव है, आसमान निर्जीव है, ठीक है, रोता हुआ आसमान रो ही नहीं सकता, दुखी ताजमहल, ताजमहल क्यों दुखी होगा? तो इसे सजीव की तरह पेश किया जा रहा है, क्या है? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो बड़ा सरल होता है। क्या है अतिशयोक्ति में? जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती, वहाँ पे क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पल है, लहरें व्योम चूमने को उठती। व्योम माने क्या होता है? व्योम माने आसमान या आकाश, ठीक है, आकाश के पर्यायवाची पढ़े हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा व्योम या बादल, बादल चूमने को उठती हैं लहरें, ठीक है। तो ये बताइए लहरें कभी बादल चूम सकती हैं? तो ये एक बड़ा चढ़ा के बात कही गई, ये क्या हो गया यहाँ पे? अतिशयोक्ति हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल दिया गया है, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही है, ठीक है। साकेत नगरी जो है वो स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही है। अब बताइए, कोई नगर मतलब जमीन पे बसा है, वो गगन में जा सकता है? तो यहाँ पे क्या है? बड़ा चढ़ाकर बात कही जा रही कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, बांधा था विद्यु को किसने, बांधा था विधु को किसने, काली जंजीरों से मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरों सा, ठीक है। यहाँ पर भी बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, ठीक है, किसी का मुख भर सकता है हीरों से, तो यहाँ पे बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। समान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता हो, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे लिख लेंगे समान की जगह उपमान की अपेक्षा, उपमान लिख लेंगे, उपमान लिख लेंगे सही से। आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, आप लोग लिख लेंगे एक बार। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है, वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लेंगे, चांद चेहरे सा है, चेहरा चांद सा नहीं है। देखिए वैसे क्या नॉर्मली हम बोलते हैं, चांद जो चेहरा जो है वो चांद सा चमक रहा है, ठीक है, चेहरे की तुलना होती है किससे? चांद से। लेकिन यहाँ पर क्या है? चांद की तुलना चेहरे से हो रही है, चांद चेहरे सा है, ठीक है। उपमान की अपेक्षा उपमेय की, मतलब जिसकी तुलना होती है उसे श्रेष्ठ माना जाए। दूसरा क्या है? सूर्य उसके मुख जैसा है, ठीक है। तीसरा क्या एग्जाम्पल है? राधा मुख को चंद्र कहते हैं, ठीक है। ये हो गए 3 एग्जाम्पल व्यतिरेक अलंकार के। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद एक पेज और है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? कारण होते हुए भी कार्य ना हो, मतलब कारण होगा लेकिन कार्य ना होगा, तो क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। क्या है इसमें? देखो दो दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासी। देखो मेघ की बात हो रही है, मतलब बादल 2 बरस रहे हैं लेकिन प्यासी की प्यासी है कोई, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे हो गया आपका विशेषोक्ति अलंकार, मतलब कारण है, कारण क्या है कि बादल हैं फिर भी वो प्यासी है, तो ये क्या हो गया? ये विशेषोक्ति अलंकार हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नीर भरे निस दिन रहे तऊ न प्यास बुझाई, मतलब नीर निस दिन भरे रहे तऊ न प्यास बुझाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर भी विशेषोक्ति अलंकार हो गया, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, मतलब कार्य होने का कारण भी है लेकिन फिर भी कार्य ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे अलंकार हुए आपके खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक है अलंकार पहचानने की, वो सब हम यहाँ पे देख लेंगे। अब आइए एक बार फिर से ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए,
ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अलंकार पसंद आए हो। अब यहाँ पे ट्रिक देखेंगे, अलंकार की ट्रिक। अलंकार की ट्रिक है अनुप्रास। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या हुआ, एक वर्ड बार बार आए, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या था आपका, जैसे तरिन तनुजा तट नमाल था एग्जाम्पल, तो वहाँ पे ताता वर्ड बार बार आ रहा, तो वहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार। यमक क्या होता है, एक ही शब्द दो बार आए, वहाँ पे क्या होता है, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया यमक अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ हों अलग अलग। श्लेष का अर्थ भी होता है, मैंने क्या होता है चिपकना, मतलब उससे अर्थ चिपके होते हैं, मतलब एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचानने की ट्रिक बड़ी आसान है। क्या ट्रिक है, सा सी से सम सरेस आ जाए वहाँ पे होगा उपमा अलंकार। ट्रिक्स भी आप लिख लेंगे साइड में पेज पे, ठीक है, ऐसे भी देखते रहेंगे। अगर अलंकार ही आ गया, आपको पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप चक्कर खा जाएंगे, इसलिए ट्रिक भी लिखवा दे रहे। रूपक में योजक चिन्ह आ जाए, समानता दिखाई जाए, वहाँ पे क्या होगा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखो यहाँ पे लिखा है मानो, यहाँ पे होगा जनु जानो मनु मानो, या फिर ये सब आ जाए, वहाँ पे क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा, अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बात इसमें बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, वहाँ पे क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। विभावना अलंकार आपके इसमें दिया नहीं गया, लेकिन क्या होता है विभावना, बिना कारण के कार्य होना, देखो कारण हो फिर भी कार्य ना हो, वहाँ पे होता है विशेषोक्ति अलंकार, लेकिन बिना कारण के कार्य हो वहाँ पे होता है विभावना अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संदेह अलंकार। देख भ्रांतिमान क्या है, भ्रांतिमान की ट्रिक है जहाँ भ्रम हो जाए, भ्रम की स्थिति हो, ठीक है, संदेह जहाँ पे संदेह का ज्ञान हो, ठीक है, वहाँ पे होता है संदेह अलंकार। असंगति, असंगति आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, या फिर चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ होता है कुछ लगता कुछ है, वहाँ पे क्या होता है असंगति। मानवीकरण, निर्जीव जो होता है, निर्जीव को सजीव की तरह बताया जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था यमुना जी गुनगुना रही हैं दुखी ताजमहल, ठीक है। ये सब हो गई आपकी ट्रिक्स, ठीक है। एक बार देख लेंगे इसमें विभावना अलंकार दिया है कि हम लोग भूल गए, इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए विभावना लेकिन याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे विभावना में, बिना कारण के कार्य होना, लेकिन विशेषोक्ति इसका उल्टा होता है, कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अलंकार खत्म होते हैं, नोट्स बना लेना आप, बहुत ही अच्छी वीडियो बनेंगे आपके लिए। और एक बार शेयर भी कर देंगे, जो भी मतलब नहीं जुड़ पाए आज लाइव, ठीक है, तो वो बच्चे भी देख लेंगे, किसी का नुकसान ना हो। 2 नंबर मैंने जैसे बताया, आप वैसे ही अगर लिखते हैं तो आपके 2 नंबर इस वीडियो से बिल्कुल पक्के हो गए। आपको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप पढ़ लेंगे। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी यही काम आएंगे अलंकार, ठीक है। और 12th तक तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई स्पेशल वीडियो आएगी, जैसे आज अलंकार की स्पेशल हो गई, मतलब चारों क्लास है 9th 11th 12th और 10th, ठीक है। इन चारों क्लासों के लिए वीडियो आती रहेंगी स्पेशल वाली। और 10th का तो सिलेबस चल ही रहा है, जो बच्चे नहीं देखा है, मतलब मैंने 3 चैप्टर करा दिए कंप्लीट, तो आप लोग वो देख सकते हैं और आगे भी कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।